आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब से पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा। पढ़ाई का पैटर्न बदलने का सेंस ये है, आपको पता है कि अब ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं। जो यहीं रहते हैं वो बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो कहीं बाहर है उनके लिए ये रिकॉर्डिंग की जाती है और उनको यूट्यूब के थ्रू ये रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है। देखिए, हम लोग ने काफ़ी लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया। जब हम लोग इस टीचिंग लाइन में शुरू किए तो देखे कि बच्चों को मेन दिक्कत क्या रही, नेटवर्क इश्यूज़ की, है ना। अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चे तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। जहां बच्चे का 1 सेकंड का भी अगर आर्टिकल छूट गया तो उसको आगे का स्टेप नहीं समझ में आएगा। ये एकदम ऑब्वियस है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, प्रणय ट्यूटोरियल्स बाय नयन गोयल मोदी नाम से हमने अपना एक पेज चलाया। उस पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। और इस समय ईश्वर की कृपा से 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोगों ने किया, जैसे क्लास चलता है बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चों में कोई भेद ना रहे। बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग उनको भेजी जाती है। इस रिकॉर्डिंग को भेजने के बाद वो बच्चे इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, और जो भी डाउट्स होता है ग्रुप बना उसमें अपना डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ फेयर रहे। कहीं बच्चों को ये ना लगे कि ऑफलाइन कुछ और पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन कुछ और पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ एग्ज़ाम ना देने का। फर्स्ट ईयर का बड़े आसानी से आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए। लेकिन उससे एक चीज़ जो हम एज अ टीचर समझते हैं, प्रॉब्लम कहाँ हुई, आपको फर्स्ट ईयर का पैटर्न नहीं पता चला, ठीक है। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का सबसे टफ पेपर है आपका ग्रुप थियरी, वो आपने नहीं पढ़ा। ग्रुप थियरी ना पढ़ने के कारण सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस नहीं आता है, थर्ड ईयर में मेट्रिक स्पेस समझ में नहीं आता है, एमएससी में टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं समझ में आता है। चूँकि मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ इस पेपर की, मतलब अगर आप शहर में पता करेंगे तो मेट्रिक स्पेस के 2 से 3 ही लोग जाने जाते हैं। एक हमारे गुरु जी थे जो अब नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जीपी सिंह करके सर है, दूसरे वो, तीसरे हम। अभी तक मार्केट में हम 3 ही लोग मेट्रिक स्पेस के लिए जाने जाते हैं। और अभी हम लोगों ने 1 महीने का क्रैश कोर्स शुरू किया था। उस क्रैश कोर्स में आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल मेट्रिक स्पेस पढ़ने के लिए हमारे पास कम से कम 76 लोग आए थे, केवल 1 महीने के लिए। मतलब उसमें ये था क्रैश कोर्स में कि साल भर का कोर्स आपको 1 महीने में कंप्लीट करा देंगे। 76 लोग आए थे, 76 बच्चे, जिसमें लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद बाकी बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया और इस तरह से 100+ स्ट्रेंथ के साथ हम लोगों ने केवल थर्ड ईयर में मेट्रिक स्पेस पढ़ाया था। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पढ़िए, किसी से भी डेप्थ को समझिए, आना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पेपर नहीं है, ये सब एनालिसिस के पेपर हैं। और जब तक एनालिसिस के पेपर में आप डेप्थ में नहीं पहुंचेंगे, आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपका एनालिसिस पेपर बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन कम होता जाएगा। जैसे अगर आप हमसे पूछें तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी पुअर है, हमको पर्सनली खुद भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं आती है। स्टिल इस समय शहर के जाने माने मैथ्स के टीचर में नाम लिया जाता है। क्यों? मेरा एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूट की खासियत क्या है, जो हम पढ़ाते हैं गारंटी के साथ पढ़ाते हैं कि पूरे पेपर में आपको मिलेगा। मतलब आप अगर पेपर देने गए हो तो उस पेपर में आपको पेपर के बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, पेपर यूनिवर्सिटी में बनता है, तो हम लोग को उस बात का आइडिया है कि हमको क्या पढ़ाना है। जैसे मेट्रिक स्पेस में पिछले 3 साल से बहुत सी बाहर की चीज़ें पढ़ाई जाने लग गई। रियल एनालिसिस में DDU में बाहर की चीज़ें पढ़ाई जाने लग गई। अलजेब्रा में बाहर की चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। चूँकि हम लोग डिपार्टमेंट में बैठते तो हमको पता है कि हमको क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, और हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। चाहे आप इसको कहें कि मैम लोग फ्रॉड करती हैं, पेपर देख कर आती हैं, हमको पढ़ा ले जाती हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम ये कह के नहीं पढ़ाते कि ये आएगा, हम पढ़ाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ आया है। पढ़ा देते हैं, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है और उसका नंबर भी आता है। अभी हमारे यहाँ का रिज़ल्ट जो गया है थर्ड ईयर का, आया नहीं है रिज़ल्ट, पेपर आ रहा है। उसमें बच्चों का ये था कि मैम क्रैश कोर्स में आपने जितना पढ़ाया उसमें से 55 क्वेश्चन मैच किया, जबकि करना 50 था। चाहे फिज़िक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो। इन लास्ट ईयर हम लोग ने ये चारों चलाया था, इस बार हमारे यहाँ CS वगैरह भी चलेगा। तो उनका यही कहना था कि 100% पेपर मैच किया। तो मेरी क्या थॉट है, आप पूरा पढ़ो, पेपर में कुछ ना मिले वो बेकार है।
स्मार्टली वर्क करना चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। हायर स्टडीज़ में भाई 12th तक तो क्या था कि आपको पैटर्न पता होता है कि पैटर्न में ये आएगा, आपका माइंड सेट है, आप वैसे पढ़ के जाते हो, दैट्स इट। लेकिन अब क्या होता है, अब ये चीज़ एकदम नहीं होती है। अब जो बच्चे स्मार्टली पढ़ते हैं वही मतलब करके ले जाते हैं। जैसे एक मेरे टीचर हैं DKD सर, नाम हम ले रहे हैं, हम ड्रॉप कर देंगे बाद में। पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन जो आना होता है उसमें से कुछ मैच नहीं करता है। तो बच्चे साल भर तो वाह वाह करते हैं, पेपर देने के बाद बहुत घर आते हैं। और हम भी खुद उनके स्टूडेंट रहे हुए हैं आज से 15 साल पहले। लेकिन अब हमको क्या लगने लगा कि उनको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन अपग्रेड कभी भी 50+ वाला उम्र वाला आदमी नहीं करेगा, अपग्रेड न्यू जनरेशन करेगी। इसीलिए आजकल के बच्चे बड़ी उम्र के टीचर से पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं हमको कोई यंग कमर्शियल मिले उससे हम पढ़ें, क्योंकि उसको पता है कि कैसे अपने आप को हर घड़ी चेंज करना है। जैसे हम लोग ने जब देखा कि लास्ट ईयर लॉकडाउन के चक्कर में बहुत से बच्चों को हमारे कोचिंग के बारे में पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, मैं अभी तक बेला में पढ़ाती थी और 3 साल से मैं बेला से अलग होकर के अपना पढ़ा रही हूँ। तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चल पाया लॉकडाउन के चक्कर में कि कहीं मैम अलग पढ़ा रही हैं और बेला कोचिंग में ये कहा कि मैम यहीं पढ़ाएंगी। तो तब हम लोगों ने क्रैश कोर्स निकाला कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए हैं कम से कम वो 1 महीने में इतना पढ़ लें कि पासिंग मार्क्स पा सकें। और चांस की बात देखिए, उनको पूरा पेपर मिल गया, पूरा का पूरा पेपर उनका मैच कर गया। तो हम लोग को ये पता है कि हम लोग को किस तरीके से पढ़ाना है, हम लोग उसी तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ आप कहीं पे भी पढ़िए लेकिन ये स्मार्टली वर्क करिए कि हमको क्या पढ़ना है, हमको कैसे पढ़ना है कि हमारा 100% सिलेबस मैच कर जाए। जैसे हम लोग के यहाँ 100% कोर्स पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे समय पास होता है, जैसे दिसंबर से हम आपकी छटनी करा देते हैं। छटनी का मतलब हम आपको मार्क कराते चलते हैं कि कौन कौन से थ्योरम को फोकस करना है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो अगर आप उतना पढ़ के जा सकते हैं तो हर बच्चा एक तरीके का नहीं होता है। आपकी कैपेसिटी नहीं है 100% पढ़ने की, तो हमको पता जितना हमने मार्क करा लिया है, 6 क्वेश्चन आपको करना है तो आपको 6.5 क्वेश्चन उतने से मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम छुड़वा देते हैं। तो हमारे यहाँ की ये खासियत है, इसलिए हमारे यहाँ एक तो लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं। BSc सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ केवल 80 बच्चे लिए जाएंगे, 80 स्टूडेंट्स हर बैच में। फर्स्ट ईयर 80, सेकेंड ईयर 80, थर्ड ईयर 80, केवल तीनों बैचेज़ में 80 स्टूडेंट्स रहते हैं। उसके अलावा 81 हम लोग नहीं करते हैं, 81 कट आउट हो जाता है। अब जैसे आप लोग अभी ऑफलाइन में 5 एडमिशन हुए हैं और ऑनलाइन में हमारे पास 13 हो चुके हैं। तो इसके बाद जैसे ही वो 40 हो जाएंगे हम कट कर देंगे, एडमिशन हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमको उम्मीद है कि ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस महीने के बाद से ऑफलाइन में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट का ऑर्डर आते ही 16 अगस्त से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, स्कूल खुलेंगे, उसके बाद से सब ऑफलाइन हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद से हम कट कर देते हैं, 40+ बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने जब हम जिस भीड़ में पढ़े हुए हैं वहाँ एक क्लास में 150 बच्चे होते थे। तो हमने क्या फ़ील किया कि अच्छे से अच्छा बच्चा डर के मारे कुछ पूछता ही नहीं है। उसको ये होता है अगर हम पूछेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सामने वाले बच्चे हंसेंगे। और टीचर पे इतना प्रेशर होता है 150 बच्चों को संभालने का कि वो खुद ही बहुत एक्सप्लेन नहीं करता है, सबका चेहरा देख के आगे बढ़ जाता है। तो 40 स्ट्रेंथ इज़ ओके। आप जितने भी यहाँ पे स्कूल्स देखते होंगे जो अच्छे स्कूल से LFS वगैरह चले जाइए, वहाँ कभी 40+ बच्चे नहीं लेते हैं। उसका रीज़न ही यही है, पेरेंट्स आते हैं, एडमिशन हो जाता है, फिर भी पेरेंट्स को भगा दिया जाता है। रीज़न क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। हमारे यहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, भीड़ बकरी की तरह नहीं होगा कि भागो बैठो पढ़ो। 40 बस बच्चे रहेंगे, 40 के हिसाब से हमने अपना क्लासरूम डेवलप किया है। 40 बच्चे आए, पढ़ें और जाएँ। ठीक है, दूसरी खास बात, मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है हमारे यहाँ। संडे को हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी आती है। गेस्ट फैकल्टी मतलब लखनऊ से, बनारस से, मुंबई से, मतलब जो जिनमें हम लोग के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से कोई एक टीचर आता है। वो टीचर आकर के यहाँ पे एक सेशन चलाता है, उसमें आपके कुछ नई चीज़ें सिखाता है, कुछ डाउट्स क्लियर करता है और उसी समय आपको इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट दिया जाता है। मतलब हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में जब भी इम्पॉर्टेंट क्लास चलेगी, जितना आपको पढ़ाया गया है उसकी एक शीट मिलती है। उस शीट को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वो चैप्टर कितना तैयार है और आपको उन चैप्टर में से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट संभाल के रखिएगा। उससे क्या होगा कि जब आपका कलेक्ट हो जाएगा इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट, तो एग्जामिनेशन टाइम में आपके पास इम्पॉर्टेंट शीट बन जाएगी जो कहीं नहीं मिलती है। तो सैटरडे तक क्लास चलेगा, संडे को इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज आपकी पहली क्लास है मैथमेटिक्स की। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में क्या क्या पेपर है, मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे।
फर्स्ट ईयर में क्या क्या पेपर आप लोगों ने पढ़ा? पेपर का नाम भूल गए? पहला पेपर क्या था? एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। दूसरा पेपर क्या था? एडवांस कैलकुलस। तीसरा एनालिटिकल ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका यूज़ आज के बाद से एकदम ख़त्म। ये आपको भविष्य में अंत तक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को एक रेज्यूमे दिया है कि इस पेपर को हटा दिया जाए। ये पेपर का यूज़ केवल बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद कहीं नहीं आता, ना यूज़ आता है ना ये पेपर खुद में कहीं आता है। ठीक है, एकदम ख़त्म हो जाता है। ये आपका बेस कहलाता है मैथमेटिक्स का। जो बच्चे अलजेब्रा नहीं पढ़े हुए हैं वो आगे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अगर सेकेंड ईयर के आप सब भी जितने लोगों को भी डाउट होगा, जब फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू होगी, अगर अलजेब्रा ग्रुप थियरी नहीं आता होगा तो हम पढ़वा देंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ना होने के कारण हमको लगता है सेकेंड ईयर में बच्चों को ये नहीं आता है। अगर नहीं आता होगा तो हम ये क्लास आपका चलवा देंगे। सुबह वाले बच्चे शाम के बैच में पढ़ लेंगे, शाम वाले बच्चे सुबह के बैच में पढ़ लेंगे, या रिकॉर्डेड वीडियोस में लेंगे। ठीक है। ये इट्स ओके वाला है, इसकी कोई ख़ास बात नहीं है। ये भी इट्स ओके वाला बुक है, इसकी भी कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, तो मेन आपका फर्स्ट ईयर में जो पेपर कहा जाता है वो अलजेब्रा कहा जाता है। मेरे हिसाब से जिसको ग्रुप थियरी नहीं आता उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ग्रुप थियरी हम लोग 4.5 महीने 5 महीने में ख़त्म करते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है। अब इस बार आपको यहाँ जो जो पढ़ना है उन पेपर्स के नाम हम लिखते चल रहे हैं। पहला पेपर है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। दूसरा पेपर है आपका रियल एनालिसिस। तीसरा पेपर है आपका मैकेनिक्स ऑपरेशनल रिसर्च। फोर्थ पेपर है आपका मैकेनिक्स। ठीक है, ये पिछले साल से सेकेंड ईयर में आया है, अभी तक ये सेकेंड ईयर में नहीं था, इसी साल से इसको सेकेंड ईयर में डाला गया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डॉक्टर अभिषेक सिंह आपको पढ़ाएंगे, रियल एनालिसिस डॉक्टर मनमोहन पांडे आपको पढ़ाएंगे, ये लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं। OR एक सर हैं आपके इस्लामिया के, वो पढ़ाएंगे। मैकेनिक्स हम पढ़ाएंगे। जनरली हम पहले रियल पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे हमको बड़ा परेशान करते हैं कि मैम रियल तो किसी का पढ़ाया वो समझ में आ जाता है, मैकेनिक्स नहीं आता है, मैकेनिक्स आप पढ़ाइए। तो जब हमने क्रैश कोर्स शुरू किया तब भी बच्चे हमको बड़ा परेशान किए इसके लिए कि मैकेनिक्स आप पढ़ाइए। तो मैकेनिक्स अब हम ले लिए हैं, लेकिन मैकेनिक्स क्लास का क्लास में ही आपका तैयार हो जाएगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। मतलब क्लास में हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने नोट्स में कराए हैं वही पेपर में आएंगे, जितने थ्योरम्स हमने बताए हैं और जैसे बताए हैं वैसे ही आपको पढ़ने हैं। उसमें हो सकता है कुछ बुक से डिफरेंट भी हो, लेकिन जैसे हमने पढ़ाया है वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये रहा मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पहले शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का अपना पहला पेपर, फोर्थ पेपर मैकेनिक्स। ठीक है, राइटर देख लीजिए कौन कौन से राइटर्स की किताबें चलती हैं और हम आपका स्तर देख के कौन से राइटर प्रीफर कर रहे हैं। वंदना पब्लिकेशंस की किताब चलती है, दूसरा नीलकमल पब्लिकेशंस की किताब चलती है, और तीसरा प्रगति पब्लिकेशंस की चलती है। हम ये प्रीफर करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा है ना जिसमें सब चीज़ आपको मिल जाती है। नीलकमल में कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे और प्रगति थोड़े से हाई लेवल की हो जाती है। प्रगति में कई बार क्वेश्चंस आपके वेक्टर फॉर्म में दिए रहते हैं, तो जो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है पढ़ाई में वो ये ले सकता है।
आपको बुक हमारे यहाँ भी मिल जाएगी, स्पेसिमेन कॉपी है। अगर आप सक्षम नहीं हैं खरीदने के, कोई दिक्कत है तो आप हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप वंदना ले लीजिएगा। वंदना के अलावा साइड बुक में प्रगति ले लीजिएगा। किसी को ये चाहिए हो देखने के लिए तो ये ले लेगा, या हमसे कोई किताब आपको प्रीफर हो तो हमसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं। जैसे हमने एक चीज़ सीखी, थर्ड ईयर में आप लोग का वाइवा होता है मैथ्स का, पता है? जानते हैं ये बात? नहीं। जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो मैथ्स का 50 नंबर का एक वाइवा होता है, ठीक है। जब बच्चे जाते हैं ना तो रोने लगते हैं, क्योंकि BHU से टीचर आते हैं, रोने लगते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हम भी बैठते हैं वाइवा में, बड़ी ख़राब स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर आप आएंगे तो हम पूछेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। आप लोग मैकेनिक्स पढ़ते आए, फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा मैकेनिक्स। क्या होता है मैकेनिक्स? लेकिन यहाँ तो फिज़िक्स नहीं है। अब क्या समझते हैं मैकेनिक्स से? कुछ और? मिस्त्री को जानते हैं? मिस्त्री को कहते हैं ना मैकेनिक को बुला लाओ, एस लग गया तो इसका अर्थ होता है यांत्रिकी। यांत्रिकी, यांत्रिकी का मतलब यंत्रों की क्रिया। यांत्रिकी का मतलब यंत्रों की क्रिया। लग रहा होगा मैम क्या पढ़ा रही है सिलेबस से हटके। मेरा यही तरीका है, हम इतना पढ़ा देंगे कि आपका मैकेनिक्स में कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ आना चाहिए। अब जैसे हमने मैकेनिक्स पूछा तो मैकेनिक्स ऐसा नहीं किताब पूरी पढ़ेगा और मैकेनिक्स का मतलब ही नहीं पता है, ये गलत है। मैकेनिक्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स की कितनी ब्रांच है, उन दोनों ब्रांचों का क्या मतलब होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तब आप कहलाते हैं BSc, बैचलर ऑफ साइंस। सब कुछ आना चाहिए। यांत्रिकी का मतलब यंत्रों की क्रिया। यंत्रों की क्रिया मतलब किस तरीके से हमारी मशीन काम करती है। हाउ आवर मशीन वर्क्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब मशीन वर्क्स, किस तरीके से हमारी मशीन काम करती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। द प्रोसेस हाउ आवर मशीन वर्क्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। द प्रोसेस हाउ आवर मशीन वर्क्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी, यांत्रिकी का मतलब यंत्रों की क्रिया। हाउ आवर मशीन वर्क्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, दैट ब्रांच विच टेल्स अस हाउ अ मशीन वर्क्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यांत्रिकी यंत्रों की क्रिया, मैकेनिक्स मतलब मशीन वर्क्स, ठीक। अब कहते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहीं पे भी आप पढ़िए, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, इन जनरल इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स, ठीक। किसी भी कोचिंग सेंटर में आप जाइए या कॉलेज में जाइए, ये पहले पढ़ाते हैं, है ना। कहते हैं हम लोग भी यही पहले पढ़े हैं, यही पहले पढ़ाया जाता है। रीज़न जानते हैं? सबसे आसान चीज़ है ये। वेलोसिटी है इसमें, एक्सेलरेशन है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हैं आपको लगता है बाप रे, अरे वाह, हमको तो सब आ गया, बड़ा आसान पेपर है। और होशियारी क्या होती है, इसको पढ़ाते हैं दिसंबर में, और जैसे ही ये शुरू होता है आप कहते हैं हमको तो पढ़ना ही नहीं है, भाड़ में जाए, एकदम बकवास है, पता नहीं क्या है इसमें। तो ये टीचर की स्मार्टनेस होती है, वो पहले आपको वो चीज़ पढ़ाता है जो आप चाहते हैं। तो आपको लगता है भैया टीचर तो बड़ा अच्छा है, सब मेरे मन की बात कर रहा है, हमको तो सब समझ में आ रहा है। और जैसे ही ये पढ़ाता है आप गरियाना शुरू करते हैं, फ़ायदा नहीं है, दिसंबर आ गया, गरिया के भी क्या फ़ायदा, 2 महीना और पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ये पढ़ाते हैं क्योंकि ये बहुत और बहुत टफ है। और दूसरी बात, थर्ड ईयर में यही चीज़ आपको मिलती है, ये नहीं मिलती है। तो अगर हम 3-4 महीना
आपको ये पढ़ा दिए तो आपको ये बहुत अच्छे से आ गया। भाई बाद में तो कोर्स भागता है, अभी तो आराम से चलता है। अगर अभी हमने टफ चीज़ पढ़ाई तो आपको इनफ टाइम मिल गया घर पे पढ़ने का, क्लास में आराम से समझने का, तो उससे क्या होता है कि आपका ये सेक्शन अच्छे से तैयार होता है, तो थर्ड ईयर में भी आपको तैयार मिलता है। और ये पढ़ाते हैं तो ये भागता है, फिर ये समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे पहले हम आपको स्टैटिक्स पढ़ाएंगे, बाद में डायनेमिक्स। ये तैयार है आपका, ये मान के चलिए, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, आपका रेडी है, ये सीखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पहले ये पढ़ाया जाता है, बाकी कहीं पे भी आप पढ़िए पूरे शहर में, ये बाद में पढ़ाएंगे, वो पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टैटिक्स की हिंदी होती है स्थैतिकी, और डायनेमिक्स की हिंदी होती है गतिकी। ये बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं। अगर आप किताब खोलेंगे तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका किताब में शुरू हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस, डेफिनेशन, थ्योरम, लेकिन हम ये इसलिए बता देते हैं आपको कि ये आपको मेरे हिसाब से आना चाहिए। कहीं पे भी आप जाएं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, दोनों ही जगह ये पेपर कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ करके आए, क्या आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्थैतिकी का मतलब होता है विराम की अवस्था, मतलब रुका हुआ, है ना। स्थैतिकी मतलब स्थैतिक, स्थैतिक मतलब रुका हुआ, विराम की अवस्था। और गतिकी का मतलब होता है गति की अवस्था। पता नहीं आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी नहीं शेयर किए। इतने साल से पता है, बच्चे जानते हैं तो कभी बोलने की आदत ही नहीं पड़ी, ठीक है। 2008 में 2006 में मेरा 12th कंप्लीट था। 10th क्लास में ऑल ओवर यूपी में टॉपर थे, 12th क्लास में ऑल ओवर यूपी में टॉपर, गवर्नमेंटशिप मिली थी। 2011 में मेरा 2009 में मेरा बीएससी कंप्लीट था, गोल्ड मेडलिस्ट डीडीयू से। 2011 में मेरा एमएससी कंप्लीट था, गोल्ड मेडलिस्ट, आर्ट गोल्ड मेडल मिला था। 2011 का पन्ना पलट के देखिएगा न्यूज़पेपर में, 10 दिन तक लगातार पेपर में फ़ोटो आई थी, और 18 साल का रिकॉर्ड टूटा था। तब से हम डीडीयू में ही हैं। फिर हमने 2011 से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया एमएससी करने के बाद, तब से हम आज तक पढ़ा रहे हैं। पहले हम बेला में पढ़ाते थे क्योंकि वहीं के हम पढ़े हुए थे, वहीं हमने ज्वाइन किया था, वहीं पढ़ाते थे। वहाँ से खूब प्यार मिला, सपोर्ट मिला। फिर ये था अपना करना है कोचिंग, तो अपना कोचिंग हम लोगों ने 3 साल से 2018 से शुरू किया। 18, 19, 20 ये हिसाब का चल रहा है, ठीक है। बच्चे जानते हैं, माई सेल्फ नयन गोयल मोदी, डीडीयू में ही है, वहाँ से सब चीज़ें। मेरा मेन मोटिव यही है, इतना पढ़ा दीजिए बच्चों को कि उनका नॉलेज भी बढ़ जाए, उनको 100% पेपर भी मिल जाए, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता था, ये सब कोई नहीं पढ़ाता था। कभी कोई पूछ लेता था तो 4 गाली सुनने को मिलती थी, इतना नहीं आता तुमको, ये सब तो बेसिक होता है, किसी ने पढ़ाया नहीं क्या। तो हमने क्या जज किया, किसी ने के चक्कर छोड़िए, आप खुद पढ़ाइए। किसी ने क्या पढ़ाया हमको उससे मतलब नहीं है, मेरे बच्चों को सब आना चाहिए। तो ये मेरी थॉट है, तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। दूसरी बात, हमको लगता है कोई किताब शुरू हो, कोई चैप्टर शुरू हो, दोनों का नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे अलग अलग जगह, हमको नहीं लगता कि ये सब कोई पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं। क्योंकि जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। थर्ड ईयर में वाइवा होना है, किसी को नहीं पता क्या पूछा जाता है, इसलिए सब चीज़ आनी चाहिए, है ना। इसलिए ये सब चीज़ें हम आपको मेंशन कर रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। कहते हैं स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम विराम की अवस्था का अध्ययन करते हैं। स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study the, ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल एट रेस्ट, मतलब विराम की अवस्था में, एंड फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम,
ठीक है। जब हम एमएससी में थे तो एमएससी में मेरा 98% से हम पास हुए थे, और उस समय हमको 14 गोल्ड मेडल दिए गए थे और 18 साल का रिकॉर्ड टूटा था। मतलब ये था कि ऐसा तो केवल 18 साल पहले हुआ था। उस समय मेरा फर्स्ट पेपर में 50 में से 48 नंबर, सेकंड पेपर में 49 नंबर, थर्ड नंबर में 50 में 50, फोर्थ पेपर में 47 नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स थे मेरे ऐसे ही आए, तब जाके ओवरऑल मेरा 98% आया था। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे ना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉपी को। ये बात हम फर्स्ट ईयर में बताते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही केवल सिखाते हैं। आपसे कोई फर्स्ट ईयर का मेरा पढ़ाया वो बच्चा मिले तो उससे पूछिएगा तो वो ये कहेंगे मैम बताती हैं कि कैसे कॉपी में लिखा जाता है। ठीक है, चूँकि आप लोग फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं, पता नहीं कहाँ पढ़े कहाँ नहीं, हम सेकेंड ईयर में बताएंगे कि किस तरीके से कॉपी को आप लिखें कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो ये भी हम यहाँ पे आपको मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स मतलब स्थैतिकी मतलब विराम की अवस्था। तो इसमें जो भी चीज़ आप डिस्कस करेंगे एट रेस्ट पे करेंगे। कहते हैं स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द पार्टिकल एट रेस्ट एंड फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, गतिकी की बात करेंगे, गतिकी की मतलब होता है गति करता हुआ। तो दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच we study the particle at motion, very good, in which we study the particle at motion। ठीक है, एक शब्द आया है इसमें इक्विलिब्रियम, क्या होता है? अरे केमिस्ट्री में इतना पढ़े हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? कुछ थोड़ा बहुत जो बता पाए। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी बताइए, हिंदी शब्द जानते हैं इसका क्या होता है? नहीं। साम्य सुना है कभी? साम्य, साम्यावस्था, साम्य की अवस्था। केमिस्ट्री पढ़ते थे तो कहते हैं इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि LHS और RHS में बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो जब दोनों पलड़ा बराबर होता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जब रिजल्टेंट फोर्स, ये सब जो बता रहे हैं वही इसका यूज़ है, इसीलिए हम बता रहे हैं। हमने क्या कहा, किताब खोलिए, किताब में कोप्लेनर फोर्सेस की परिभाषा दी है, उसके बाद सीधे सीधे थ्योरम दिया है, उन सब थ्योरम में इन सब का यूज़ है, इसलिए बता रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए, मतलब दाहिनी तरफ लगने वाले बल बाईं तरफ लगने वाले बल के बराबर हो जाए, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है, और इसको हम कहते हैं कि सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर ले रहे हैं, फिर हम आएंगे फोर्स से, मतलब फिर हम थोड़ा चैप्टर पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का बोलते चलिए साथ में, तभी याद होगा। बच्चों की टेंडेंसी नहीं होती है वाइवा में बोलने की, रीज़न जानते हैं? क्लास में कभी बोलते ही नहीं है, इसीलिए हम क्लास में बुलवाते हैं, ताकि आप बोलते बोलते इतने स्मार्ट हो जाए कि आपको बोलने का तरीका आ जाए। मेरा केवल आपको पढ़ाना नहीं मतलब होता है, मेरा मतलब ये होता है कि हम वाइवा में बैठे हैं जब, तो मेरे यहाँ के बच्चे बोलते हुए हमको दिखने चाहिए, और आपको अंतर दिखेगा। जब आप साल भर हमारे यहाँ पढ़ लेंगे ना, आप और बच्चों से जब अपना कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ है, ये अंतर आपको फील होगा। जब हमने नया नया कोचिंग शुरू किया था तो एक सेंट एंड्रयूज़ की एक बच्ची आती थी, नहीं इसकी मारवाड़ की एक बच्ची आती थी, बहुत बोलती थी और बहुत मानती थी हमको। तो वो नई नई आई थी, अच्छा कोचिंग सेंटर छोड़ के आई थी कि हम मैम से पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में आई थी, सेकेंड ईयर तक वो जहाँ पढ़ती थी हम वहीं पढ़ाते थे। खूब हितैषी थी, बहुत से बच्चों को लेकर के आई थी। तो उसको हम यही समझाते थे, दिग्विजयनाथ की थी, मारवाड़ की नहीं दिग्विजयनाथ की थी। तो उसको हम यही कहते थे कि जब साल का अंत होगा तो आप अपने आप को औरों से बहुत अंतर मानेंगे, जबकि वो पढ़ाई में एकदम एवरेज थी, उसका पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। ठीक है, उसको अंतर दिखता था। जब वो साल भर पढ़ ली हमारे यहाँ, कहीं मैम आप कहती थी ना अंतर दिखेगा, अंतर दिखा।
हम लोग के जो बच्चे हैं, जो अपने यहाँ के बच्चे थे, उनको वाइवा क्लियर करने में दिक्कत कभी नहीं आती थी। उनको बोलने की टेंडेंसी, कैपेबिलिटी डेवलप हो गई थी, क्योंकि उनसे बुलवाया जाता है। बाकी यहाँ के बच्चे भाई भीड़ में पढ़ के आए तो भीड़ की तरह रहेंगे, नहीं बोलते थे, इसलिए हम बोल के पढ़ाते हैं। 2-4 लेक्चर ज़्यादा लगेगा, वो मेरी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट करने की। फरवरी तक आप कोर्स कंप्लीट करवा के जाएंगे। फरवरी मेरे यहाँ कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाता है। मार्च अप्रैल में हम क्रैश कोर्स चलाते हैं, ठीक है। फरवरी तक एकदम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिम्मेदारी मेरी है उसकी। देखिए, मैकेनिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है यांत्रिकी, यंत्र की क्रिया, या मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है? मशीन दैट वर्क्स। तो कहते हैं मैकेनिक्स, साथ में बोलिए, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the work function of a machine, in which we study about the work function of a machine. Mechanics मतलब machine that works. How many parts of mechanics? There are 2 parts of mechanics, statics and dynamics. कुछ बच्चे इसको statistics पढ़ते हैं, ठीक है, अंतर नहीं पता है। स्टैटिक्स वो सांख्यिकी हो जाता है, ये यांत्रिकी है, ये आपका स्थैतिकी है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टैट की पोजीशन, विराम की पोजीशन, स्थैतिकी की पोजीशन। डायनेमिक्स मतलब गति की अवस्था, गत्यावस्था, ठीक है। स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल एट रेस्ट एंड फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब 100% गारंटी हो गई कि इस सेक्शन में फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब रिजल्टिंग फोर्स हमेशा क्या आएगा? 0, फिक्स है। हम पूरी किताब में आपको करके दिखाएंगे। स्टैटिक्स आज शुरू करेंगे, आप देखेंगे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करेंगे सब में रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। तभी हम क्या पढ़ रहे होंगे? स्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे। दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब गति की अवस्था। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल एट मोशन। इसमें मोशन करेगा और इसमें क्या होगा? रेस्ट में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य की अवस्था। कोई भी नहीं बताता है इक्विलिब्रियम, आप लोगों को पता ही नहीं था, फिर हम बाद में कहते पता नहीं, इतना आसान नहीं आता, कहाँ से पढ़ के आई हैं, इक्विलिब्रियम नहीं जानती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य की अवस्था। साम्य की अवस्था का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS में लगने वाले फोर्स RHS में लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन। दैट मीन्स ये सारे इसको कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इतने में कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ें। अब हम आ रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। ये सब बेसिक था, आपकी किताब का नॉलेज था, किसी भी किताब में नहीं है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। नोट करना तो कर सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा ये। ऐसे ही रफ बना के नोट कर लीजिए कि जब भी पढ़े तो एक बार सामने नज़र से उतर जाएगी आपके। जो 3rd ईयर में आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है वो BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर तीनों से बनती है। और फर्स्ट ईयर आपका पढ़ा हुआ नहीं है, जो हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर आप पढ़े नहीं है। भाई एग्ज़ाम में दिया तो पढ़ाई क्या की है? तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको फर्स्ट ईयर पढ़े नहीं है, सीधे सेकेंड ईयर में आए हैं, तो उसकी मुश्किल आपको होगी अभी। अच्छा, बच्चे हमसे पूछते हैं, जब मेरे साथ आते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चे, यूनिवर्सिटी में भी हम पढ़ाते हैं, कहते हैं मैम आप पढ़ती कैसे थी? ठीक है, एक चीज़ को बेस लेके चलिएगा, BSc की पढ़ाई बहुत टफ़ है, वो इस साल आपको अंतर दिखेगा। जब आप इस साल कोचिंग करेंगे, कॉलेज जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, दिन भर वहाँ पढ़ेंगे, दिन भर यहाँ पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। BSc की कोचिंग करने में टीचर्स और कोचिंग एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं 8-8, 10-10 घंटे की, तब कोर्स कंप्लीट होता है। ये फैक्ट बात है, अपने सीनियर से आप लोग पूछिएगा। एक चीज़ को पकड़ के चलिएगा, या तो कोचिंग या फिर आपका कॉलेज। हो सकता है कॉलेज में वो पढ़ा रहे हों, आप इसको पढ़ रही हैं तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है, यार हम क्या पढ़ें। जहाँ का ज़्यादा समझ में आए उसको लेके चलिएगा, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म होने तक दोनों लोग दोनों चीज़ पढ़ा देंगे। हम कभी यूनिवर्सिटी लेकर के नहीं चले, क्योंकि चक्कर क्या था, हम लोग के टाइम में सारे सीनियर टीचर थे। एक बार हम बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ रहे थे, पढ़े, हमारे सर दिखा रहे थे यूनिवर्सिटी में
बेंट कर रहा है, हम तो डर के भाग गए, उसके बाद क्लास ही में नहीं बैठे। बेंट कर रहा है, किसी दिन टूट के सिर पे गिर गया तब, तो हमको 1% नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा स्तर इतना छोटा था, उनका स्तर इतना बड़ा था। तो हम शुरू से कोचिंग लेकर के चले थे और हमने एमएससी तक कोचिंग किया है, झूठ नहीं बोलेंगे। एमएससी में भी हम कोचिंग करते थे और मेरे लिए कोचिंग शुरू कराया गया था कि ये टॉपर है, इसको ज़रूरत है। तो कभी भी एक चीज़ को लेके चलिए, चाहे कॉलेज चाहे कोचिंग, जो ज़्यादा समझ में आए। दोनों तरफ हाथ फंसाएंगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सीएस का क्लास चल रहा है आप लोगों का? कंप्यूटर साइंस है ना आप लोग? वही कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ही है। सीएस क्लास चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है कॉलेज में? कुछ बच्चे और इकट्ठा होंगे, 8-10 बच्चे, तब चलवाएंगे हम भी अपने यहाँ। वेट कर रहे हैं बच्चों के इकट्ठा होने का। इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन वही है कि पहले इकट्ठा हो जाए तब चलवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेता। कौन कहा? क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया फर्स्ट ईयर में ना। देखिए बीएससी की पढ़ाई बहुत टफ है, हम डरा नहीं रहे, हम एक जनरल बता रहे हैं। अगर आप रिजल्ट्स उठा के देखेंगे ना, सेंट एंड्रयू एमजी से है ना, 70% हाईएस्ट जाता है, बाकी सब सेकंड डिवीज़न पास होते हैं। ये आइडिया है आपको इस बात का ज़रा भी? क्यों, अगर आसान पेपर बनता तो ऐसा क्यों सोचा कभी आपने? मेरा 98% था एमएससी। बीएससी में मेरा आया था 87%। 87% से हमने टॉप किया था और 98% मेरा एमएससी में था। जब एमएससी में मेरा परसेंट आया, एकदम हल्ला हो गया था शहर में। मतलब कटआउट्स पड़े हैं मेरे फेसबुक पेज पे, नयन गोयल मोदी नाम से मेरा पेज है। उसमें आप देखेंगे 1 जनवरी से पेपर में फ़ोटो आना शुरू हुई थी, 7 जनवरी को हमको मेडल मिलना था। लगातार पेपर में, हर पेपर में फ़ोटो आई, घर पे इंटरव्यू लेने आए। सबको ये था 98%, ये कैसे हो गया? सब संभव है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। और जब हम पढ़ते थे तो बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि किसी तरीके से नंबर गिरा दें, लेकिन वही बात है ना, अगर आप अपने में ऑनेस्ट है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा एक मोटिव था, ना पूछना है ना बताना है। आज भी हम फेमस हैं, यूनिवर्सिटी हम जाते हैं। कल की बात बता रहे हैं, तो एक सुधीर नाम से एक लड़का आया, कहा दीदी आप मेरी आइडियल रही हुई हैं, आप ऐसे टोपी उछाल रही थी, वो फ़ोटो हमने आपकी लगाई थी और आपको देख के हम पढ़ते थे। क्योंकि सब टीचर्स को पता है मेरा मोटिव था, ना पूछना है ना बताना है, काम ख़त्म। कभी एक आध क्वेश्चन फंस भी गया तो उसको हम छोड़ते थे, आखिरी में अपने दिमाग से करते थे, क्योंकि मेरा ये भरोसा था हम 100% कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ों को लेकर, सामने वाले से क्या पूछना, हमने नहीं पढ़ा तो वो कौन सा पढ़ के आया होगा। ठीक है, ना पूछना है ना बताना है। बताएंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। मेरे 3 घंटे का मतलब मेरी 3 घंटे की एनर्जी मेरी है, हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। पहले अपना पेपर, एग्ज़ाम में क्यों बताना, रेगुलर बताइए, क्लासेस में खूब बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हम एग्ज़ाम का बता रहे हैं, ना पूछना है ना बताना है। एग्ज़ाम वैसे तो खूब बताइए, खूब हेल्प करिए। मेरा जो है, मेरा बार्क में सिलेक्शन हो गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है। हमको टीचिंग का बहुत शौक़ था और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने 23 साल की उम्र से टीचिंग शुरू कर दी थी। जिस साल हमने अपना एमएससी किया है उसी साल से हमने टीचिंग शुरू कर दी थी। 23 साल की उम्र से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पैशन है। आपको ये मेरा शौक़ है कि हमको इतना पढ़ाना, और हम हर बार, जैसे पिछले साल का वीडियो देखेंगे वो भी इतनी एनर्जी के साथ था। हमको शौक़ है कि हम इतना पढ़ाएं बच्चों को कि बच्चे कुछ ले करके जाएं, ये मेरा पैशन है। तभी हमने अपना कोचिंग खोला, वरना सबको ये था कि पागल हो, इतने बड़े मार्केट में कोचिंग खोल के टिक पाओगी। हमको कोई दिक्कत नहीं, 10 बच्चे आएंगे, वो 10 मेरे यहाँ से कुछ पा के जाएंगे। और यही हुआ, आज हमारे यहाँ सीट हमने लिमिटेड कर दी। क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, कम को पढ़ाइए, पैसे की भूख थोड़ी ना है किसी को, पैसा क्या करेंगे, हम सब कैसे पढ़ाएंगे,
नहीं नहीं, मैथ्स हम पढ़ाते हैं। और जिससे भी सुना उसको बोलिएगा, अगर मैम का रिसर्च मैथ्स में है फिज़िक्स कैसे पढ़ाएंगे? ये तो घोर अन्याय हो गया ना। ये पूछिएगा। एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन एक टीचर होता है। जब आप एमएससी करोगे तो आपका सब सब्जेक्ट छूट गया, एक सब्जेक्ट बचा। रिसर्च करोगे, एक टॉपिक बचा। तो हम कैसे पढ़ाएं भाई? पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ अन्याय होगा, क्योंकि हम अपने आप को मैथमेटिक्स में अपग्रेड किए हैं, फिज़िक्स में थोड़ी आती है। पढ़ के तो कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है। मैकेनिक्स, मशीन प्लस दैट वर्क्स, मशीन प्लस वर्क, यांत्रिकी, यंत्रों की क्रिया, 2 पार्ट्स में, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्थितिकी, विराम की अवस्था। डायनेमिक्स मतलब गति की अवस्था, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे अप्रोच कर रहे हैं। बीएससी की पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेके चलिएगा, उसको कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई आपकी इंजीनियरिंग से ज़्यादा टफ है। लोग क्यों अब आजकल बीटेक छोड़ के बीएससी कर रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि बीएससी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा टफ है। बीटेक करने के बाद कुछ नहीं है, लेकिन बीएससी करने के बाद बहुत कुछ है और टफ है। आप लोग अपने कहीं मत जाइए, अपने कॉलेज का रिकॉर्ड देखिएगा, 70% हाईएस्ट रहा है, बाकी सेकेंड डिवीज़न। क्यों है ये सोचिएगा, जबकि सेंट एंड्रयूज़, एमजी ये सब अच्छे कॉलेज में आते हैं। क्यों ऐसा है? रीज़न ही यही है क्योंकि आप लोग उतना सीरियसली लेते ही नहीं है पढ़ाई को। पढ़ लेंगे तो लिखना नहीं आता है, लिख लेंगे तो पढ़ना नहीं आता है, ये गलत है, ठीक है। इसलिए बहुत सीरियसली लीजिए। और हम तो कहते हैं जो बच्चे 80% प्लस पाएंगे उनको नौकरी दिलाना मेरा काम है। हम कहीं ना कहीं लगवा देंगे, लेकिन 80% हमको चाहिए। हम भी किसी से कहें तो मेरी भी बात की ग्रेविटी रहे ना कि हाँ कुछ है। और लगवाते भी हम लोग, कई बच्चों की नौकरी लगवाए हैं। 80+ होगा हम जॉब लगवा देंगे। भाई आएगा, अगर देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो हम शहर के बाहर नहीं जा सकते, हमको इसी शहर में नौकरी चाहिए, लगवाते हैं। बॉयज़ भी आते हैं। भाई टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें बिना सोर्स के आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब तक हाई कमांड से सोर्स नहीं पहुंचेगा कि इनसे पढ़वाइए, तब तक नहीं आ पाएंगे। आज आप देखते होंगे बहुत सारे बीएससी किए हुए लड़के सड़क पे घूम रहे हैं, रिसर्च किए हुए घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है। जानती हैं क्यों? सिर पे हाथ नहीं है। आप लाख कहिए हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम कैसे मान लें आप अच्छा पढ़ाती हैं? 1 डेमो 2 डेमो से पता चलेगा कुछ नहीं। तो अगर हमने कह दिया कि नहीं ये अच्छी पढ़ाती हैं, आप उसी तरह से ले जाइएगा। अभी हम आए आपके मान लीजिए वाइवा में, जैसे सेंट एंड्रयूज़ में, एमजी में, इन सब जगह यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं। हम जाएँ, हमको पता आप मेरे यहाँ की हैं, हम आपको उस तरीके से देखेंगे। अभी हम वैसे देखें और हम 2-4 क्वेश्चन पूछो भगा दें, क्या कर लेंगे? तो बहुत फ़र्क पड़ता है टीचिंग में। तभी कहते हैं रेगुलर रहिए, ताकि आपके टीचर को पता हो कि आप कौन हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग जाते थे तो हम लोग की क्वालिफ़िकेशन सबको पता था, जबकि हम यूनिवर्सिटी में क्लास बहुत कम करते थे और प्रैक्टिकल सारा प्रैक्टिकल करते थे। ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है फिज़िक्स का जो मेरा फर्स्ट अफोर्ट में कंप्लीट ना हो। वाइवा पहली बार में अटैम्प्ट हो जाता था, प्रैक्टिकल सारा प्रैक्टिकल हम करते थे। तो टीचर्स को पता है ये कौन है। फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत किया, टॉप किए, सेकेंड ईयर में टॉप किए, थर्ड ईयर में टॉप किए, फर्स्ट ईयर में टॉप करते ही सबको पता था ये टॉपर है। उस तरीके से पूछे तो हम 100% कॉन्फिडेंट हम सब बता लेंगे कि हम पढ़ के जाते थे, मतलब पढ़ते थे, अच्छा पढ़ते थे। कॉपीज़ हमारी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉपी कुछ है। हम तारीफ़ नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि 98% क्यों आता था, उसके बाद आज तक किसी का नहीं आया। पूरा दिन 1 घंटा 2 घंटा उठ जाइए और हम लिख के पढ़ते थे। लिख के पढ़ने से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जानती हैं मेरी एक क्या सोच है, जो जितना ज़्यादा उड़ता है ना उतनी जल्दी गिरता है। ये फैक्ट है। दिखावे में मत रहिए। जैसे मेरे साथ के सारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते थे, पूरा दिन भर रहते थे, अरे भैया हमको नहीं पढ़ाई समझ में आ रही है, 9:50 से 12:20 का प्रैक्टिकल करते थे, भाग जाते थे। हमको नहीं आती थी समझ में, ये मेरा स्तर था। नहीं आई अब भाई मेरे दिमाग नहीं है उतना, तो हम कभी दिखावे में नहीं रहे। घर आते थे, 2 बजे से पढ़ने बैठते थे, शाम तक पढ़ते थे, 1 घंटा उठा फिर पढ़े, ऐसे हम पढ़ते थे। और सुबह इसी टाइम पे कोचिंग करते थे 5:45 बजे से। तो हम कभी ना उड़े नहीं, हमको पता मेरा स्तर क्या है। जैसे हम बहुत इधर उधर नहीं भागे, हमको लगता था पहले ही मेरी जिम्मेदारी बीएससी क्वालिफाई करना,
उसको ढंग से पढ़ें, बाद में पढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट ईयर हम 11-12 भी किए हुए हैं भाई ऑल सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। क्योंकि हम क्या बोलें, उस चीज़ को पकड़िए कि कौन आपको क्या पढ़ा रहा है। जब हमको ये लगता है कि सामने वाला कोचिंग इतना कुछ पढ़ा रहा है, फर्स्ट डे है इसलिए हम इतना मेंशन कर रहे हैं, अगले दिन से नॉर्मल पढ़ाई होगी आपकी। जब हमको इतना पता है कि सामने वाला इतनी चीज़ बता रहा है, मेरा ही तो नॉलेज अपग्रेड हुआ भाई। या तो हम किसी ऐसी जगह जाएँ जहाँ हमको सब चीज़ बता दिया जाए, तब तो ठीक है, नहीं बताया तब तो हम यूट्यूब वगैरह पे भागेंगे। जब हमको सब एक जगह मिल गया तो हम क्यों भागेंगे, क्यों अपना समय ख़राब करेंगे। हम यहाँ जो पढ़ें हम घर जाके पढ़ेंगे, दैट्स इट, वो पढ़ाई मेरी इनफ है। अगर हमको यहाँ 100% नहीं मिला तो हम यूट्यूब पे समय बर्बाद करेंगे, अलग अलग चैनल्स पे बर्बाद करेंगे, गूगल पे बर्बाद करेंगे। हम क्यों बर्बाद करें जब हमको यहाँ सब मिल रहा है। तो सोच मेरी ये थी कि समय का सदुपयोग करिए। हम भी चाहते तो यूनिवर्सिटी में जायका घूमते, खाते पीते, दोस्तों के साथ मस्ती करते, एंजॉय करते, नहीं किए क्योंकि हमको पता था हमको वहाँ की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है। जहाँ की समझ में आए वहाँ की करिए। चलिए अब फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम बोल रहे थे कि पहले हम लोग स्टैटिक्स शुरू करेंगे। स्टैटिक्स टफ है, टीचर्स भी भागते हैं पढ़ाने से, बच्चे भी भागते हैं पढ़ने से, लेकिन हम लोग वही पहले शुरू करेंगे ताकि आपको इनफ टाइम मिल जाए। अभी तो आपका अगस्त आया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हम ख़त्म कर देंगे। ये आपका दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपका डायनेमिक्स ख़त्म कर देंगे। जब 4 महीना 5 महीना आपको मिल जाएगा इस पर, तब आपको लगेगा कि हाँ स्टैटिक्स मेरा बहुत आसान हो गया है। डायनेमिक्स आपको आता है, डायनेमिक्स आपको आता है, मतलब डायनेमिक्स ऐसा पेपर है जो हम क्लास में बताते जाएंगे, आपको क्लास में तैयार होता जाएगा। इसीलिए हम पहले स्टैटिक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में पहला चैप्टर है आपका कोप्लेनर फोर्सेस। सेम यही चैप्टर आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। स्टैटिक्स का पहला चैप्टर सेकेंड ईयर में कोप्लेनर फोर्सेस है, थर्ड ईयर में भी कोप्लेनर फोर्सेस है। अब दिमाग में घूम रहा होगा अंतर क्या है भाई, हम क्यों एक ही चीज़ दोनों जगह पढ़ें। सेकेंड ईयर में ये 2D में है, मतलब 2 डायमेंशन में, और थर्ड ईयर में ये 3D में है, मतलब 3 डायमेंशन में। पहले हम आपको 2 डायमेंशन के बारे में सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, तब हम एक एक शब्दों से शुरू करेंगे, ठीक है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे n डायमेंशन, हम ही पढ़ाएंगे, उसके स्पेशलिस्ट हम ही, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। शहर में हम ही पढ़ाते हैं और कोई नहीं पढ़ाता डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो वहाँ पे हम आपको ND पढ़ाएंगे, n डायमेंशन। फ़िलहाल आपका 2D है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन से क्या समझते हैं आप लोग, कुछ जानते हैं 2D के बारे में? x एक्सिस और y एक्सिस, और कुछ 2D के बारे में? एनी प्लेन, ठीक है, वेरी गुड। और ठीक बात है। और चलिए हम बताएं, 2D मतलब सब कुछ 2 होगा, 3D सब कुछ 3 होगा, 4D सब कुछ 4 होगा, ND सब कुछ n होगा। 2D है तो 2 एक्सिस होगी, 2 ऑर्डिनेट्स होंगे, 2 परपेंडिकुलर्स होंगे, 2 फॉर्म में ही सब कुछ लिखा जाएगा। 3 होगा तो कितने एक्सिस होंगे? 3। कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 3। सब कुछ कितने फॉर्म में लिखा जाएगा? 3। कितने परपेंडिकुलर्स होंगे? 3। 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होती है। उन दोनों एक्सिस की खास बात होती है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये लोग परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3D में 3 एक्सिस ऐसे लेंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, 4D में 4 एक्सिस ऐसे लेंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, 5D में 5 ऐसे एक्सिस लेंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इसको चूँकि 2D है तो इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। अच्छा, 4D में क्या क्या एक्सिस लेंगे? 2D में x y हो गया, 3D में x y z हो गया, 4D में
बाद जैसे ही बढ़ते हैं ये नोटेशन आ जाता है। 5 होगा तो x1 x2 x3 x4 x5, n होगा तो x1 x2 x3 x4 xn, नहीं एक्सेस लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। जब ये पढ़ती हैं तो पॉइंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, देखिए 2 एक्सेस ली गई है, क्या क्या, x एक्सेस और y एक्सेस, दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट पे कट करती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांक हिंदी में। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। क्यों एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बता पाएंगे? नो आइडिया। क्लॉकवाइज भी तो चला सकते थे ना, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहे, क्यों एंटी क्लॉकवाइज चलाए? नहीं, हमारे मैथमेटिक्स में 2 चीज़ों को बहुत शुद्ध माना गया है, इसके कारण ही ये पॉजिटिव हुआ है। अगर ऐसे चलाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाता है ना। क्यों? शुरू से तो बचपन में पढ़े थे, क्यों नहीं हुआ ऐसा? हमारे मैथमेटिक्स में 2 चीज़ों को बहुत शुद्ध माना गया है, प्योर माना गया है। पहली चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरी चीज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला है कभी? यही एंगल हमेशा लिखते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू tan थीटा, वेयर इज थीटा इज द एंगल दैट लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव x एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे जब किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो एक उसका ना मानक मान लेते हैं। मानक मतलब एक उसका स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हमको हर बार एंगल कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए इस इक्वेशन में एंटी लिया, अगले में क्लॉक ले लिया, फिर एंटी लिया, तो इक्वेशन सही नहीं आएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ की गई हैं। स्टैंडर्ड चीज़ें क्या कि थीटा हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। लाइन का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। आपको अपने घर से यहाँ आना था विजय चौराहे पे, तो एक स्टैंडर्ड दिमाग में था कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा, उससे चल के आना है। ये थोड़ी ना है कि गोलघर से यहाँ आना है, पहले गोलघर से आप चले गए बैंक रोड पे, पूरा चक्कर लगा रहे हैं, फिर वापस आए हैं, फिर सीधे सीधे निकल करके यहाँ आए, नहीं ना। तो किसी भी काम को करने का ना एक सलीका होता है जिसका स्टैंडर्ड कहलाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे किस दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी क्लॉकवाइज नहीं घूमती है। इसीलिए हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लिया, मानक। अब आप कह रहे हैं कभी क्लॉक घूम जाए, कभी एंटी क्लॉक घूम जाए, तो ऐसे कैसे? किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है कि उसके हिसाब से चलेंगे तो काम अच्छा होगा। पेपर होने वाला है, फटाफट दिमाग में रहता है रिवाइज़ करके ख़त्म करें, नहीं करेंगे तो पेपर में क्या देंगे। तो वो एक स्टैंडर्ड है दिमाग में कि हमको अब तक कोर्स कंप्लीट करना है। हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है मार्च में पेपर है, अप्रैल तक कोचिंग चलेगा। दिमाग में मेरे फीड है कि हमको फरवरी तक ख़त्म करना है। तो कोई भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है। इसमें मानक क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मानक कहलाता है। सब काम इसके हिसाब से होता है। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति, तो ये स्टैंडर्ड आपको बताया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो आज जान लीजिए। कोई भी चीज़ हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इसलिए फर्स्ट को सबसे प्योर माना गया है और एंटी क्लॉकवाइज को स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है,
किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो उससे दो परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे चले गए पॉइंट दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट से लिखते हैं, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी को वाई कोऑर्डिनेट से लिखते हैं। हम ऐसे भी बहुत से बच्चों को पढ़ाते थे सेकेंड ईयर में, आप विश्वास नहीं मानेंगे उनको कोऑर्डिनेट लिखने नहीं आता था। ऐसे भी बच्चे थे, उनकी शक्ल से पता चलता है। उनको क्लास के बाद बुलाते थे, पूछते थे जानते हो, कहते थे नहीं मैम, तब उनको सिखाया जाता था। अब इसको किसकी कमी कही जाए, बच्चे की या टीचर की, नहीं जानते हैं। जिस भी पॉइंट से कोऑर्डिनेट जानना उससे दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरी वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को x1, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी को y1। ये पूरा 2D का कंसेप्ट है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद फिर शुरू करेंगे, अभी के लिए इतना ही।